नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सरल रेखा का प्रवणता रूप में, अंतःखंड रूप में, अभिलंब रूप में, एक बिंदु और प्रवणता रूप में, दो बिंदु से रेखा का समीकरण और सममित रूप में रेखा का समीकरण हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। उसके बाद में प्रवणता रूप या झुकाव रूप होता है y बराबर mx प्लस c। अंतःखंड रूप होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 और अभिलंब रूप होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। एक बिंदु और प्रवणता रूप y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दो बिंदु से रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और सममित रूप हमने देखा था x माइनस x1 बटा कोस थीटा y माइनस y1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू p। इतना हमने पहले की क्लास में देख लिया था। आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है, व्यापक रूप को हम प्रवणता रूप में बदलेंगे, उसके बाद में अंतःखंड रूप में बदलेंगे और उसके बाद में अभिलंब रूप में बदलेंगे। तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं व्यापक रूप को प्रवणता रूप में बदलना। व्यापक रूप को प्रवणता रूप में बदलना। व्यापक रूप को कौन से रूप में बदलना है? प्रवणता रूप। इसके लिए हमें पहले प्रवणता रूप मालूम होना चाहिए। प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस c अर्थात व्यापक रूप हमारे पास है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको इस रूप में लाना है कि y बराबर mx प्लस c आ जाए। इसके लिए करेंगे क्या, इस y वाले पद को यही रोक लेंगे तो by और बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ax और माइनस c। उसके बाद में y के इंटू में b है तो इस b को भी उधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस a बटा b x और माइनस c बटा b। यह होता है रेखा का कौन सा रूप? प्रवणता रूप। कौन सा रूप होता है? प्रवणता रूप, जहां माइनस a बटा b x माइनस c बटा b क्या है, यहां से देखें x के साथ में जो भी है वो तो क्या है, प्रवणता। अर्थात m बराबर तो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस a बटा b। m बराबर क्या आ गया, माइनस a बटा b अर्थात m क्या है, प्रवणता। प्रवणता तो कितनी आ गई, माइनस a बटा b। उसके बाद में c क्या था, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, तो y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड c क्या आ गया हमारे पास, माइनस c बटा b। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, ये लिखा हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। बराबर में लिख दे चाहे इधर रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ये रेखा का कौन सा रूप है, ये रेखा का व्यापक रूप है। इस रूप को हमें बदलना है कौन से रूप में, प्रवणता रूप में। कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, y वाले पद को रोकेंगे तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 2x और प्लस 5 तो y बराबर आ जाएगा माइनस 2 बटा 3x और प्लस 5 बटा 3। जहां m तो कितना आ जाएगा, m बराबर तो आ जाएगा माइनस 2 बटा 3 और c बराबर आ जाएगा 5 बटा 3। यह व्यापक रूप को
प्रवणता रूप में बदलने का तरीका है। उसके बाद में हम देख रहे हैं व्यापक रूप को अंतःखंड रूप में। व्यापक रूप को किस में बदलना? अंतःखंड रूप में। तो इसके लिए करना क्या है, पहले आपको अंतःखंड रूप मालूम होना चाहिए। व्यापक रूप को किस रूप में बदलना है? अंतःखंडी रूप में। अंतःखंड रूप में। दूसरा टाइप है व्यापक रूप को अंतःखंडी रूप में बदलना। इसके लिए पहले हमें अंतःखंड रूप मालूम होना चाहिए। अंतःखंड रूप होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, जहां a तो क्या है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, और b क्या है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर हमें दिया गया है 0। सबसे पहले इस कांस्टेंट पद को उधर ले जाएंगे तो आएगा ax प्लस by बराबर माइनस c। बराबर के दूसरी तरफ में 1 है, इसका मतलब दोनों तरफ हम किसका भाग देंगे? माइनस c का भाग दे देंगे, क्योंकि माइनस c का भाग देने पर इस तरफ क्या बन जाएगा? 1। तो दोनों तरफ माइनस c का भाग देंगे तो आ जाएगा ax बटा माइनस c, और by बटा क्या आ जाएगा? माइनस c, और माइनस c बटा माइनस c। ये तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। अगर इसको सही तरीके में y बटे के रूप में लिख दूं तो ये हो जाएगा y बटा माइनस c बटा b। अगर इसको भी बट्टे के रूप में लिख दूं तो x बटा हो जाएगा माइनस c बटा a। इस a को नीचे ले आएंगे, इस b को भी नीचे ले आएंगे, तो यह हमारा रूप क्या आ गया? अंतःखंड रूप। कौन सा रूप आ गया? अंतःखंडी रूप। अंतःखंड रूप में क्या करना है, पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, उसके बाद में जो भी कांस्टेंट है उसका दोनों तरफ क्या दे देना है? भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे पहले c को उधर ले गए तो माइनस c, अब ये c माइनस का आ गया है, इसलिए इस माइनस c का दोनों पक्षों में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। जैसे ही भाग दे देंगे तो बराबर में कितना बन जाएगा? 1। तो भाग देने के बाद में ये लाइन आ गई, फिर इस a को भी बट्टे में लिख लिया और b को भी बट्टे में लिख लिया। जहां a क्या था? x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड क्या हो जाएगा? a बराबर तो हो जाएगा, तुलना करके देखते हैं, a अर्थात x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड तो हो जाएगा माइनस c बटा a, और b क्या है? y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड जो क्या हो जाएगा? माइनस c बटा b। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है वही क्वेश्चन लिख लेता हूं। 2x प्लस 3y और माइनस 5 या प्लस 5 बराबर 0। यह रेखा का व्यापक रूप है। ax तो ax प्लस प्लस by प्लस c। इसको चेंज करना है अंतःखंड रूप में। क्या करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। उसके बाद में क्या करना है? दोनों तरफ माइनस 5 का भाग देना है। दोनों तरफ क्या करना है? माइनस 5 का भाग देना है। तो 2x बटा माइनस 5 प्लस 3y बटा माइनस 5, और उधर आ जाएगा माइनस 5 बटा माइनस 5। इस 2 को बट्टे में लिख देते हैं तो x बटा माइनस 5 बटा 2, प्लस इस 3 को भी बट्टे में लिख देते हैं तो y बटा माइनस 5 बटा 3, और बराबर कितना आ गया? 1। जो कैसा रूप है? अंतःखंडी रूप, जहां a बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटा 2 और b बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटा 3। a क्या है? x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। a क्या है? x अक्ष पर काटा अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड। और b क्या है? y अक्ष पर। कौन से अक्ष पर? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। जहां a तो क्या है? x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है माइनस 5 बटा 2, और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है माइनस 5 बटा 3। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में
इसी व्यापक रूप को आपको बदलना है, कौन से रूप में बदलना है? अभिलंब रूप में। कौन से रूप में बदलना है? अभिलंब रूप में। देखते हैं कैसे होगा। व्यापक रूप को चेंज करना है अभिलंब रूप में। व्यापक रूप को अभिलंब रूप में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिलंब रूप होता क्या? अभिलंब रूप होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहां कोस ये अल्फा क्या है? अक्स अक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है या और कुछ है? वापस इस डायग्राम को थोड़ा मैं बता देता हूं क्या होता है। ये एक्स अक्स है, ये क्या है? वाई अक्स है, ये एक्स अक्स। हमारे पास क्या है? कोई रेखा दी गई है, ये हमारे पास कोई रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या दिया है? ये एक्स अक्स और ये वाई अक्स। उसके बाद में हमारे को रेखा दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए तो क्या एक्स अक्स पे काटा गया अंतःखंड, यहां से लेकर यहां तक तो ए है, और अभी ये नहीं, ये तो उसमें आएगा। आगे देखते हैं। तो ये दिया है, तो अक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी क्या होगा? अगर मूल बिंदु से इस पर लंब डाल दो, इस पे क्या डाल दे? लंब डाल दे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दे, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो क्या होती है? पी होती है, और यहां जो भी लंब रेखा कोण बनाती है वो क्या होती है? अल्फा होता है। मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई तो पी होती है, ये पी क्या है? मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई, और ये अल्फा क्या है? इस लंब रेखा द्वारा अक्स अक्स के साथ बनाया गया कोण है। अल्फा क्या है? लंब रेखा द्वारा अक्स अक्स के साथ बनाया गया कोण है, जो हमने पीछे की क्लास में देख लिया था। अब इसको बदलना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बराबर के उस तरफ क्या होती है? दूरी, और दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस सी को उधर ले जाएंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस सी। तो सबसे पहले इस सी को पॉजिटिव बनाना है, इस सी को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो सी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। उसके बाद में क्या करना है? अक्स के गुणांक और वाई के गुणांक का वर्ग करके जोड़ना है, और उसका वर्गमूल लेके सभी में भाग देना। क्या करना है? अक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, अक्स के गुणांक का वर्ग करना है प्लस वाई के गुणांक का वर्ग करना है, और उसका क्या लेना है? वर्गमूल। उसका क्या लेना है? वर्गमूल। इसका सभी पदों में भाग देना है। अक्स के गुणांक के वर्ग प्लस वाई के गुणांक के वर्ग का वर्गमूल का दोनों पक्षों में क्या देना है? भाग देना। अर्थात अक्स का गुणांक है माइनस ए, तो माइनस ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर। वाई का गुणांक है माइनस बी का वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर का वर्ग। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या देना है? भाग देना है। जैसे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस ए अक्स, और बट्टे में क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई, और बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी बटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? रेखा का अभिलंब रूप में समीकरण। जहां ये P तो क्या है? P तो क्या है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये तो है हमारे पास P। क्या है? मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई।
और y के साथ में क्या आ रहा था, साइन अल्फा, तो y के साथ में ये इतना इतना माइनस चिन्ह के साथ ये हो जाएगा साइन अल्फा का मान, और x के साथ में क्या आ रहा था, कोस अल्फा, तो ये इतना इतना ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। समझ में आया होगा क्या किया है मैंने, सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, उसके बाद में कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाया है, फिर x के गुणांक में जो है उसका स्क्वायर प्लस y के गुणांक में जो भी है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, और उसका वर्गमूल लेके दोनों पक्षों में क्या देना है, भाग देना है। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 0। ये हमारे पास रेखा का व्यापक समीकरण है। 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये रेखा का कौन सा रूप है, व्यापक रूप है। इसको बदलना है कौन से रूप में, अभिलंब रूप में। अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -5, और कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है। कांस्टेंट को कैसा बनाना है, पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पे -5 होता तो डायरेक्ट पॉजिटिव ही चला जाता, लेकिन यहाँ पे +5 लिखा है, इसलिए उधर कैसा जाएगा, -5 में। पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से क्या करना है, गुणा करना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे ही माइनस से गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा -3x और -4y इज इक्वल टू 5। क्या किया, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, या दोनों पक्षों में माइनस से कर दिया गुणा। जैसे ही गुणा किया तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में x के गुणा में गुणांक कौन है, -3, उसका स्क्वायर, प्लस y के गुणा में कौन है, -4, उसका स्क्वायर, ठीक है, और उसका वर्गमूल। उसका वर्गमूल कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और प्लस 16 आ जाएगा √25 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अर्थात 5 का क्या करना है, दोनों पक्षों में देना है भाग, तो आ जाएगा हमारे पास 3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 1। यह रेखा का कौन सा रूप आ गया, यह रेखा का अभिलंब रूप है, जहां मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई किसके द्वारा लिखते हैं, P के द्वारा। P बराबर तो कितना आ गया, 1। बराबर में P है, जो क्या है, मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई, जो कितनी आ गई है, P। और उसके साथ ही यहां से तुलना करके देखते हैं, x के साथ में क्या था, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा का मान आ गया है हमारे पास 3/5, और y के साथ में क्या आता है, साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मान आ गया है कितना, 4/5। तो यह रेखा का व्यापक रूप किसमें चेंज हो गया है, अभिलंब रूप में। तो हमने रेखा के व्यापक समीकरण को परवलता रूप में भी चेंज कर लिया। परवलता रूप में चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले y को एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ, और फिर y के साथ में जो भी है उसको भी दूसरी तरफ भेजना है। तो वो कौन सा रूप आ जाएगा, परवलता रूप। नंबर 2, अंतःखंड रूप में बदलने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, फिर जितना भी कांस्टेंट है उसका दोनों पक्षों में क्या दे देना है, भाग दे देना है। उसके बाद में अभिलंब रूप, अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या करना है, पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, और फिर कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है। कैसा बनाना है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चला जाए तो पॉजिटिव बनाना है, और पहले से ही पॉजिटिव है तब कोई प्रॉब्लम है नहीं है। फिर x के गुणांक और y के गुणांक का वर्ग करके जोड़ना है, और उसका वर्गमूल लेके भाग देना है। फिर x के साथ में जो भी आएगा वो क्या होगा, कोस अल्फा, और y के साथ में जो भी आएगा वो क्या होगा, साइन अल्फा, और बराबर में क्या आएगा, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो हमने रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप, परवलता रूप और अभिलंब रूप तीनों में बदलना सीख लिया है। उसके बाद में आगे देख रहे हैं, अगर हमारे को दो रेखाएं दे दे और उनके बीच का कोण पूछ ले,
अगर हमें दो रेखाएं दे दे और उनके बीच का कोण पूछ ले, दो रेखाओं के मध्य का कोण, दो रेखाओं के मध्य का कोण, दो रेखाओं के मध्य का कोण। जैसे एक रेखा दे दी y बराबर m1x प्लस c1 और दूसरी रेखा दे दी y बराबर m2x प्लस c2। जैसे एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, दोनों के मध्य का कोण थीटा। अगर दोनों रेखाओं के मध्य का कोण पूछे थीटा तो क्या होता है, थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स मापांक ऑफ m1 माइनस m2 और बट्टे में 1 प्लस m1 m2। थीटा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स मापांक ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। यहां माइनस है और दूसरी तरफ क्या है, प्लस। अब ध्यान देना, अगर दोनों रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री आ जाए, अगर कोण क्या आ जाए, रेखाओं के मध्य कोण अगर 0 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, उस स्थिति में क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अगर कोण 0 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। साथ ही जब रेखाएं समान, 0 कब आएगा, जब m1 और m2 दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। m1 की जगह भी m2 लिख दूं या m2 की जगह m1 लिख दूं, अर्थात m1 माइनस m1 0, अर्थात m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। तो ये कंडीशन याद रखना है, रेखाएं समांतर होंगी यदि m1 बराबर क्या हो, m2। रेखाएं समांतर कब होंगी, जब m1 बराबर m2। m1 कौन है, पहली रेखा की प्रवणता, और m2 क्या है, दूसरी रेखा की प्रवणता। m1 क्या है, पहली रेखा की प्रवणता, और m2 क्या है, दूसरी रेखा की प्रवणता। जब भी आपको समांतर पूछा जाए तो दोनों रेखाओं की प्रवणता चेक करनी है। अगर प्रवणताएं आपस में बराबर है, उस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अगर रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, उस स्थिति में रेखाएं लंबवत होंगी। उस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी। रेखाएं लंबवत होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत। कब, जब कोण कैसा हो, रेखाओं के मध्य 90 डिग्री हो तो रेखाएं लंबवत होगी। उसके लिए कंडीशन होती है, क्या होती है, दोनों की प्रवणताओं को अगर गुणा किया जाए तो -1 के बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। दोनों रेखाओं की अगर प्रवणता को गुणा किया जाए तो क्या आना चाहिए, -1। m1 और m2 का गुणा कितना आना चाहिए, -1। उस स्थिति में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा तो 1/0। टेन शून्य किस पर होता है, 1/0। इनफाइनिटी, टेन इनफाइनिटी किस पे होता है, 90 डिग्री पर। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। जब रेखाएं समांतर होंगी उस स्थिति में आपको याद रखना है दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होंगी, अर्थात m1 बराबर m2 होगा। अगर रेखाएं लंबवत है उस स्थिति में क्या होगा, दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होगा। उसके बाद में हम आगे देख रहे हैं किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण और उसके लंबवत रेखा के समीकरण देखते हैं। अगर आपको जैसे एक रेखा दे दे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दे दे के समांतर रेखा का समीकरण, के समांतर रेखा का समीकरण क्या बोला है, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण पूछे
जब भी समांतर रेखा का समीकरण हो, दो रेखाएं समांतर होंगी यदि उनमें कांस्टेंट भिन्न हो। क्या भिन्न हो? कांस्टेंट। तो इसके समांतर रेखा का समीकरण ये होगा ax प्लस by, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस रेखा के समांतर रेखा। क्या करना है? सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है। कांस्टेंट को चेंज करते ही दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया है 5x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0 और पूछ ले इसके समांतर। क्या पूछ ले? समांतर। इसके समांतर। तो सिर्फ इस कांस्टेंट पद का मान चेंज कर दो, कुछ भी लिख दो, -2 की जगह कुछ भी लिख दो तो इसके समांतर रेखा होगी। तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3y, अगर ये -2 है तो +2 लिख दूं तो भी इसके क्या है? समांतर हो जाएगी, क्योंकि चेंज कर दिया। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या आ गया है? +2। तो जब भी आपको क्या पूछे? समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो उस स्थिति में क्या करना है? सिर्फ रेखा के समीकरण में से कांस्टेंट को चेंज कर देना। कांस्टेंट को चेंज कर देना, जैसे हमने चेंज कर दिया। दूसरा आपको पूछ ले इसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनके गुणांकों को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इनके गुणांकों को चेंज कर देंगे। जो x के गुणांक में लिखा है वो तो कहां पे लिख देंगे? y के साथ, और जो y के साथ गुणांक में लिखा है उसको कहां पे लिख देंगे? x के गुणांक। क्या कर देंगे? x व y के गुणांकों का सॉल्यूशन। लंबवत रेखा का समीकरण क्या है? x व y के गुणांकों को चेंज करना है। गुणांकों को आपस में बदल देंगे। क्या कर देंगे? आपस में बदल देंगे। ठीक है, एक बात और लिखेंगे, वो अभी लिख रहा हूं, पहले बदल के देख रहे। तो क्या आ गया? bx प्लस ay प्लस c बराबर 0। पहला क्या बोला मैंने? x व y के गुणांकों को आपस में बदल देंगे। तो x का गुणांक है a, तो ये तो y के साथ लिख देंगे, और y का गुणांक है b, उसको लिख देंगे x के साथ। तो ऐसा ही लिखा है, b को तो x के साथ, bx, a को y के साथ, तो ay प्लस c बराबर 0। और एक और बता याद रखना है, क्या करना है? फिर y का चिन्ह चेंज कर देना। y के गुणांक या y का गुणांक का चिन्ह चेंज, चिन्ह क्या कर देना है? बदलना है बस। y के गुणांक का क्या कर देना? चिन्ह बदल देना। तो क्या हो जाएगा? ये अपना था तो चिन्ह y का गुणांक, यहां से क्या कर देंगे? चिन्ह भी बदल देंगे। यहां नहीं, पहले नहीं बदलना। कभी आप इसको इधर गुणांक को इधर चेंज करें और यहाँ पे बदल दो। बदलने के बाद में x और y के गुणांक को आपस में बदलने के बाद में जो भी y के साथ में आ रहा है उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जैसे अगली लाइन में लिख दूं तो ये आ जाएगा -ay प्लस c बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? किसी भी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण। जैसे यही क्वेश्चन है और बोल दे इसके लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करो। पहले हमने किसका निकाला? समांतर रेखा का। अब पूछा इसी के क्या बोल दे? लंबवत रेखा का। इस बार हम निकाल रहे हैं लंबवत। लंबवत रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करना है? x और y को गुणांकों को आपस में बदल देना है। x के गुणांक में तो है 5 और y के गुणांक में है 3, तो 5 को तो y के साथ में लिख दूंगा, 3 को x के साथ। तो क्या हो जाएगा? 5 तो इसके साथ, तो 3x के साथ, तो 3x प्लस 5y और -2 बराबर 0। पहली प्रोसेस कर ली। दूसरी प्रोसेस ये है, फिर y के जो भी गुणांक आ रहा है उसका चिन्ह चेंज कर देना। y का जो भी गुणांक आ रहा है उसको क्या कर देना? चिन्ह भी चेंज करना है। y के गुणांक का चिन्ह बदलना है तो अब इसका चिन्ह भी बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? लंबवत होंगी। और ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो हमने लंबवत रेखा भी देख ली और समांतर रेखा भी देख ली। उसके बाद में हम देख रहे हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट,
जैसे आपको बोल दें कि किसी बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई पॉइंट x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। तो क्या होती है, लंब की लंबाई हमारी आ जाएगी, ये पॉइंट है x1 और y1 यहां पे रख देंगे तो आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c और बट्टे में क्या करना, x के गुणांक और y के गुणांक का वर्ग करके जोड़ना है और फिर वर्गमूल। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या देना है, भाग। ये क्या हो जाएगी, लंब की लंबाई। लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए किसमें लिख देंगे, मापांक में, लंब की लंबाई। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। इन पॉइंटों को यहाँ पे रख देंगे, x की जगह x1 और इस पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे y की जगह y1 प्लस c और बट्टे में इनके गुणांक का वर्ग का क्या देना, भाग। एग्जाम्पल से देख ले हैं, जैसे आपको दे दे रेखा बिंदु 1 और 2 से, बिंदु 1 और 2 से, बिंदु 1 और 2 से रेखा 3x प्लस 4y माइनस 5 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्वेश्चन ये ज्ञात करना है। बिंदु 1-2 से रेखा 3x प्लस 4y माइनस 5 पे डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर लें। कैसे करेंगे, लंब की लंबाई का सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अर्थात ये पॉइंट 1 और 2 x की जगह तो रखना 1 और y की जगह रखना है 2। तो क्या आ जाएगा, लंब की लंबाई बराबर a 3 है, x का मान यहां से रखेंगे, x1 कितना आ जाएगा इंटू 1 प्लस 4, y का मान क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 और फिर बट्टे में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a कितना है, ax, रूप देखो ax प्लस by, तो a कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट का मापांक, इधर भी मापांक ही था। तो कितना आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5 और बट्टे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास आ गया 8 5 कितने, 8 3 कितने हो गए 11, 11 में से 5 गया तो 6 और बट्टे में कितना आ गया 5। तो लंब की लंबाई हमारे पास आ गई है 6/5। तो क्वेश्चन था, किसी बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन भी देख लिया और सूत्र भी देख लिया। उसके बाद में अगर आपको दो रेखाएं दे दे और कहें उनके बीच की दूरी, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछ ले, अगला क्या है, दो समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी या के बीच की, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो लिख लेते हैं, एक समांतर रेखा दे दी ax प्लस by प्लस c
दूसरी दे दी बराबर 0, इसको C1 लिख देता हूं। मैंने अभी बताया था समांतर रेखा में सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक तो मैं ऐसा ही लिख दूं ax प्लस by, और चेंज किसको कर दे, कांस्टेंट को। यहाँ पे C1 लिख दिया और इसको क्या लिख दे, C2, तो बराबर है 0। हमारे पास ये दो समांतर रेखाएं हैं। अगर इनके बीच की दूरी पूछे तो दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ C1 माइनस C2 बटा C1 माइनस C2 बटा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। d बराबर आ जाएगा मापांक ऑफ C1 माइनस C2 बटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मापांक। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और उसके बाद में क्या है 4x प्लस 2y माइनस या प्लस 10 बराबर 0। बोला है इनके मध्य की बीच की दूरी ज्ञात करो। दो रेखाएं दे दी, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, दूसरी रेखा है 4x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सूत्र ये d बराबर हो गया माइनस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप ऐसा करोगे कि -5 और -10 ऐसा लिखोगे जो बिल्कुल ही गलत रहेगा। क्या लिखोगे, देखो तरीके से देखो तो C1 माइनस C2, तो यहाँ पे C1 है -5 और C2 कितना है -10, ऐसा ही लिखोगे। ऐसा लिखने पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले इन रेखाओं को क्या करना है, समांतर बनाने के लिए दोनों के गुणांक क्या होने चाहिए। देखो यहां तक मैंने क्या दोनों में क्या लिखा है, सेम लिखा, अर्थात यहां तक दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, या फिर नीचे वाले समीकरण को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो भी अच्छा काम लगे वही कर लेना। तो मैं समीकरण ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो 2 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 4x और प्लस 2y और माइनस 10 बराबर 0। 4x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, और नीचे क्या है 4x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं बन गई है। अब कैसी बन गई है, समांतर रेखा। पहले ये समांतर रेखा नहीं थी, अभी बन गई है 2 से गुणा करने पर। क्यों, समांतर रेखा में x और y के गुणांक क्या होते हैं, समान होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट का मान चेंज होता है। किसका मान चेंज होता है, कांस्टेंट। तो अभी पहले इसमें x का गुणांक और y का गुणांक बराबर नहीं था, तो इसलिए बराबर करेंगे। तो हमने बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया, या फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे। अब ये दोनों रेखाएं समांतर बन गई है, तो अब सूत्र में लगा देंगे d बराबर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, मान रख देंगे इधर। C1 का मान कितना आ जाएगा, d बराबर C1 का मान है -10 और C2 का मान है -10। मान तो प्लस का है लेकिन चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस। तो ये माइनस और ये 10। बट्टी में क्या करना है, इनके गुणांकों का वर्ग का स्क्वायर। इसके गुणांक में क्या है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया -10 और -10 कितना हो गया -20, और बट्टे में कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 20, कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 20। अंडर रूट ऑफ 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20, कितना आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 20। रेखा लंबाई हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, अर्थात इस माइनस चिन्ह को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20। ये क्या आ जाएगी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या आ गई है अंडर रूट ऑफ 20। तो इस प्रकार से हमने रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके आगे की जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे, कल की कक्षा में।